आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये, देखो नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुटू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। और दोस्तों, आज के अनुभव कार्यक्रम का विषय है मटेरियल साइंस, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और आज फिर हमने आमंत्रित किया है इस विषय पर बात करने के लिए रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट फ्रॉम NPL नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी दिल्ली से डॉक्टर सुहासिनी अग्निहोत्री जी। आपका स्वागत है सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। नमस्कार। नमस्कार। और दोस्तों, आपको बता दूं कि डॉक्टर सुहासिनी अग्निहोत्री जी जो कि अवॉर्डेड हैं, जिनको अभी 1981 में दोस्तों अवार्ड दिया गया था, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी अचीवमेंट अवार्ड उन्हें दिया गया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों उन्हें एक बहुत ही खास अवार्ड उन्हें दिया गया था, उन्हें सम्मान दिया गया था। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपको बता दूं कि उन्हें 1990 में भारत निर्माण अवार्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस दिया गया था। साइंस के क्षेत्र में उनके कार्य को देखते हुए भारत निर्माण अवार्ड दिया गया था उन्हें। और इसके अलावा एक और जो बहुत बड़े गर्व की बात है दोस्तों, और आपको भी ये जान करके बेहद खुशी होगी कि 2020 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो एक लिस्ट है, इसमें वन ऑफ द टॉप 2% इंडियन साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, इस लिस्ट में दोस्तों शामिल हैं मैम। तो ये बड़े गर्व की बात है। और मैम, आपने जो मटेरियल साइंस पर कार्य किया है, रिसर्च की है तमाम सारे, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मटेरियल साइंस है, आज के अगर दौर को देखें तो मटेरियल साइंस या मटेरियल स्टडी का आज क्या स्कोप है इंटरनेशनल लेवल पर, और आज इसकी कितनी ज़रूरत है? देखिए, मटेरियल साइंस, पदार्थों की दुनिया बहुत नवलाई की दुनिया है जी। और आज के जमाने में जो पुराने जमाने से पदार्थ मिलते गए नेचर में, उसके अलावा नए पदार्थों को खोजना और उनके लिए देखना कि जैसे जैसे जिसके उपयोग बहुत बहुत बढ़ते गए हैं, तो काफी कुछ उपयोग के लिए क्या पदार्थ काम आ सकते हैं। तो इसको अगर अंग्रेजी में हम कहें कि टेलर मेकिंग ऑफ मटेरियल, एक कोई उसका उपयोग एप्लीकेशन मन में लेते हुए उस पदार्थ के गुणधर्म क्या होने चाहिए, इनको लेते हुए नए पदार्थों की खोज की जाती है। तो अब जैसे आप अब कहोगे क्रोमिक पदार्थ, जैसे क्रोमोजेनिक, या अगर हिंदी में हम कहें तो रंगधारी पदार्थ, आपको नेचर का एक सिंपल सा एग्जांपल होगा कि जैसे कैमिलियन बोलते हैं, हिंदी में मुझे उसका पता नहीं शब्द क्या है, आपको पता होगा तो, कि वो अपना रंग बदलता है, अपने आप का बचाव करने के लिए वो अपना रंग बदलता है। तो रंग बदलना या रंग अपने रिक्रिएट करना, ये ही क्रोमोजेनिक मटेरियल्स का गुणधर्म होता है। अब ऐसे पदार्थों को हमने क्यों सोचा और क्यों काम किया? ये ऐसा पदार्थ होते हैं क्रोमोजेनिक मटेरियल्स की, जिसमें अगर मेरे ख्याल से आम जनता को शायद फोटोक्रोमिक ये टर्मिनोलॉजी तो बहुत बहुत अच्छी तरह से लोग जानते होंगे।
फोटोक्रोमिक गॉगल्स लोग पहनते भी होंगे। जी। फोटोक्रोमिक का ये मतलब है कि फोटॉन्स जब होते हैं, फोटॉन सूर्य किरण में से जो पार्टिकल्स आते हैं वो फोटॉन्स होते हैं। ये जो आपके गॉगल्स पे जब आते हैं, तो जब कभी सूर्य की रोशनाई बहुत ज्यादा होती है जी। तो आपके आंखों को बहुत परेशानी होती है। तो वो परेशानी से बचने के लिए अगर ऐसे मटेरियल का गॉगल्स आप पहनोगे तो वो क्या होता है, रोशनी जैसे बढ़ जाती है, उसका रंग ट्रांसपेरेंट से येलोइश या ब्राउनिश हो जाता है और आपके आंखों को वो बचाव करता है। जी। अब ऐसे ही मटेरियल्स बहुत सारे हैं, जैसे अब क्रोमोजेनिक, किसी पदार्थों में ऐसे भी होता है कि उसका अगर आप तापमान बदलोगे तब उसमें रंग बदल जाता है, या पहले रंग ना होता है तो रंग आता है। जी। अब जैसे उसको बोलते हैं थर्मोक्रोमिक, जो फोटोक्रोमिक हुए। अब मैंने जो काम किया और मेरे ग्रुप ने जो काम किया वो मटेरियल्स वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोक्रोमिक। आप समझोगे कि इलेक्ट्रोक्रोमिक का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तब उनका रंग बदलता है, या अगर रंग ना हो तो उसमें रंग आता है। नाउ ये पदार्थ क्यों खोजे गए और क्यों इस तरह तरह के डिवाइसेस बनाए गए? क्योंकि ऐसे होता है, मान लीजिए कि अगर आपके पास कमर्शियल बिल्डिंग है बहुत बड़ी जहाँ ऑफिसेस है, आज सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स में जनरली आप देखते होंगे कि उनमें तापमान और ह्यूमिडिटी काफी कंट्रोल की जाती है जी। और उसके लिए एयर कंडीशनिंग हर जगह होता ही है जी। और एयर कंडीशनिंग का खर्चा काफी होता है। एयर कंडीशनिंग का खर्चा कम करने के लिए हमने इस तरह की विंडोज का डेवलप करने का काम लिया था। मान लीजिए आपकी विंडो ग्लास की शीशे की बनी हो, वो ट्रांसपेरेंट होती है और कभी गर्मियों के दिनों में, स्पेशली हमारे जैसे भारत देश विषुववृत्त में होते हैं, उसमें काफी कड़ी धूप होती है समर के दिनों में। तब क्या होता है कि ये धूप अगर अंदर आ जाए तो आपका एयर कंडीशनिंग का लोड बढ़ जाता है। ये खर्चा कम करने के लिए जो सूर्य की किरणें अंदर आती है उनको ही अगर हम रोके शुरू से तो आपका एयर कंडीशनिंग का खर्चा कम होता है। तो हमने ऐसी विंडोज बनाई जिसको कहते हैं एनर्जी एफिशिएंट विंडोज। वो एनर्जी एफिशिएंट इसलिए होती है कि आपका बिल एयर कंडीशनिंग का कम होता है। और वो किस तरह से काम करता है कि जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ जाती है, हम एक स्विच ऑन करके तुरंत उसको ट्रांसपेरेंट से ब्लू बना देते हैं ताकि ये सारा काम हो जाए। ये इसी तरह के मटेरियल्स, उनके कई अदर एप्लीकेशंस होते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट में हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड था उसमें 1 फुट बाय 1 फुट की इस तरह के विंडो बनाई। आज कई हवाई जहाजों में इस तरह से विंडोज बनाई गई है। पूरे जग भर में इसका काफी रिसर्च काम होता है। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि आधुनिक इसमें नए मटेरियल्स की क्या खोज है, जैसे शुरू में से अगर आपने देखा कि प्लास्टिक्स का डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ, बहुत तरह से ये है कि लाइट भी है फिर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको, इन सब मटेरियल्स को स्मार्ट मटेरियल्स बोलते हैं जी। आज की अगर देखोगे लेटेस्ट डेवलपमेंट देखोगे आप, तो जैसे आप नीड रिप्लेसमेंट करते हैं या दांतों की भी जब आपकी होती है तब उसमें टाइटेनियम मटेरियल यूज किया जाता है। टाइटेनियम क्यों यूज किया जाता है कि उसकी कंपैटिबिलिटी जो होती है मानव के शरीर के साथ वो बहुत अच्छी होती है जी। अब टाइटेनियम के साथ जाके भी आगे भी अगर आप देखोगे तो नैनो मटेरियल, बहुत बहुत छोटे साइज में होने वाले जो पदार्थ होते हैं, आज उनकी बहुत जोरों से रिसर्च हो रही है और उनका उपयोग बहुत अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आज मटेरियल्स डिवीजन ऐसे क्षेत्र ऐसा है कि जितना काम हम करें उतना काम आपको और आगे विज्ञान क्षेत्र में ले जाएगा जी। जैसे कि आपने इतनी सारी बातें बताई मटेरियल साइंस के बारे में और ये बताया कि कितना ज़रूरी है और इसमें हम नए नए इन्वेंशन करते रहें, नए नए मटेरियल्स की खोज करते रहें। तो अब देखें तो हाल में एनवायरनमेंट के दूषित होने, पर्यावरण के दूषित होने की तमाम सारी बातें हुई और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी देशों का जो ध्यान है वो इस तरफ गया कि हमें पर्यावरण को दूषित नहीं करना है।
तो एक साइंटिस्ट जो नए मटेरियल की खोज कर रहा है, कई बार ऐसा भी होता है जैसे प्लास्टिक के उस टाइम पर इन्वेंशन हुआ, बट अब वो चीज़ें पता चल रही हैं कि जो है प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी खतरा है, वो मिट्टी में भी जाता है तो वो डिस्पोज नहीं होता है, काफ़ी लंबे समय तक वो नुकसान पहुंचाता है। तो प्लास्टिक की अब जा कर के लोगों को समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक हमारे लिए एक बड़ी बाधा है कि उसको हम किसी भी तरीके से नष्ट करने की कोशिश करें तो वो नुकसान ही पहुंचाता है पर्यावरण को। तो आगे जो साइंटिस्ट हैं जो मटेरियल नए नए जिनका इन्वेंशन वो कर रहे हैं या रिसर्च में लगे हुए हैं, तो वो किस तरह की खास बातों का वो ध्यान रखते हैं जब आप सभी साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? बिल्कुल सही आपने पूछा कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए पदार्थ जो भी है वो जी। दूसरा ये है कि बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। अगर जैसे आप बैटरीज आप देखिए हर जगह तरह तरह के इसमें आप बैटरीज यूज करते हैं जिसमें लिथियम यूज किया जाता है जी। अब उनको डिस्पोज करना बहुत ही कठिन है। आज प्लास्टिक्स के आप धीरे धीरे देखते जाएंगे, शुरू में एक युग ऐसे था कि वो प्लास्टिक का ही युग था जी। हर जगह प्लास्टिक आता था और उसके उपयोग बहुत सारे थे, मगर विद टाइम के साथ हम ये रियलाइज कर चुके हैं आज कि प्लास्टिक को हमें पूरा डिग्रेड करना या पूरा नष्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और इसके नतीजे आज हम भुगत रहे हैं जी। तो एक ये है कि आज एक तो सबसे पहले तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना ही चाहिए, उससे प्रदूषण नहीं होना चाहिए सबसे पहले। और उनको अगर बैटरीज हमने इतनी सारी बनाई तो उसको डिस्पोज किस तरह से करें। आज अगर आप देखोगे कि केवल पृथ्वी के जमीन पे ही नहीं, सागर में भी देखिए प्लास्टिक मटेरियल जाके क्या नुकसान कर रहे हैं जी। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए ही, और देखो जैसे हम मैक्रो लेवल से माइक्रो पे आते हैं तो जितना कम से कम छोटा पदार्थ अगर हम उपयोग करके उसका बहुत से बड़ा उपयोग कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन में हमने नए पदार्थों की खोज और उनके उपयोग करने चाहिए जी। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो नए इन्वेंशन हो रहे हैं मटेरियल पर, तो उनमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण को दूषित ना करें और जो उनके स्रोत हैं, कई ऐसे भी पदार्थ हैं जो शायद हमारे यहाँ इंडिया में वो मिलते नहीं हैं, वो दूसरी जगहों पर या कहीं किसी अलग दुनिया के हिस्सों में वो चीज़ें मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी मेरे ख्याल से ध्यान रखा जाता होगा। जैसे अगर भारत में सिलिकॉन का अगर आप देखोगे तो हमारे पास उसका रॉ मटेरियल भारत में बहुत है जी, मगर उनको प्रोसेस करके सिलिकॉन सोलर सेल्स बनाना ये है हम दूसरे देश को भेजते हैं। अब जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन हर एक देश का जहाँ है, जहाँ नैसर्गिक तरह से हमें कुछ पदार्थ जो अवेलेबल है उन्हीं को लेके अगर हम काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बट एट द सेम टाइम ये भी है कि उन पदार्थों का उपयोग नए इंडस्ट्रियल इसमें नए एप्लीकेशंस के लिए कैसे है, इसका बहुत अभ्यास करके उन्हीं तरह से हमने पदार्थों को डेवलप करना चाहिए जी। मैम फोटोक्रोमिक जिसके बारे में आप अभी कुछ ही देर पहले जिक्र भी कर रही थी, तो ये जो फोटोक्रोमिक की जो तकनीक है जो गॉगल्स वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई, मतलब कैसे एक आइडिया आया कि इस तरह की एक हम ये काम कर सकते हैं और गॉगल्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और मतलब एक जो शुरुआती चरण होता है ना किसी इन्वेंशन को लेकर के कि इससे हम ये कर सकते हैं, तो वो क्या रहा था, कैसे इसकी शुरुआत हुई, हिस्ट्री क्या है इसकी? जो अपना रंग बदलता है जी, जो जैसे चिपकली जैसे होता है जी, जो अपना बचाव करने के लिए अगर मान लीजिए वो कुछ पेड़ों पे है और अगर उसे पता चलता है कि हमें कोई मारने वाले के लिए आ रहा है तो झट से ऐसा रंग बदलता है कि उसका रंग और वो पेड़ का रंग एक जैसे होता है, वो कैमोफ्लेजिंग इफेक्ट होता है जी। तो ये जब देखा गया तब मेरे ख्याल से शुरुआत में ऐसे साइंटिस्ट के मन में आया कि क्यों ना हम ऐसे पदार्थ करें कि जिस तरह से इसने रंग बदला है तो रंग बदलने वाले पदार्थ
क्यों ना मिले जाए। जी। तो मैं बताऊं, इलेक्ट्रोक्रोमिक वाला जो है, इसका सबसे पहला इन्वेंशन जी। हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट ने ही किया है, जिनका नाम है एसके डेप। जी। ये बंगाली भारतीय ओरिजिन के साइंटिस्ट है, मगर इनका जो खोज है, इनका जो डिस्कवरी हुई है वो यूएसए में हुई है, और वो आज तक उसी पे काम कर रहे हैं और उनके तरह तरह के डिवाइसेस बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो पहली जो प्रेरणा मिलती है मानव को किसी भी डेवलप पदार्थ करने के लिए, वो निसर्ग से ही मिलती है। निसर्ग में जो कुछ दिखाई देता है उससे ऑब्जर्वेशन करके वो प्रेरणा लेके नए नए पदार्थ बने जाते हैं। जी मैम, वक्त हो चला है प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ने का। मैम, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, विज्ञान से जुड़ी हुई, या कोई आपका जो मैसेज हो जो आप पहुंचाना चाहते हो श्रोताओं को? मैं एज अ वुमन साइंटिस्ट सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों ने अगर रुचि है तो साइंस में पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, और कभी भी ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि क्या हम वुमेन साइंटिस्ट बन सकते हैं और बनाते हैं। आज वुमेन साइंटिस्ट का नंबर देखे जाए भारत में भी बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है। तो एक वुमेन होने के कारण साइंस सब्जेक्ट से पीछे हटना बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा यह है कि हम साइंस के फील्ड में किसी भी तरह का काम हम कर सकते हैं। आज आप देखिए कि कौन से फील्ड में वुमेन साइंटिस्ट पीछे पड़ रही है, कहीं भी नहीं। तो मेरे ख्याल से हर तरह अपनी रुचि हो और अपना अगर एक्सपर्टीज हो तो हम आगे जाके कोई भी काम में हम आगे ही बढ़ते रहेंगे और अपने देश को भी आगे ले जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने इतनी सारी बातें बताई मटेरियल साइंस के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 से जुड़ने के लिए। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने मुझे मौका दिया कि मेरे विचार आपके सामने मैं प्रदर्शित कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।